रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आज हम विशेष में चर्चा करेंगे जेबीकेएसएस या यूं कहें जेएलकेएम, जो नई राजनीतिक दल का दर्जा मिला है, उसमें बिखराव की सूचना आ रही है। बिखराव की बड़ी सूचना आ रही है ये, और सूचना कोई छोटे मोटे नेताओं के द्वारा नहीं आ रही है। अगर ये कहेंगे कि जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा बिखराव की बात आ रही है, तो ऐसा नहीं है। हम पूरी कहानी बताएंगे आपको, कहां कहां से बिखराव के संकेत मिल रहे हैं, बिखराव की स्थिति बन रही है, वो सारा कुछ बताएंगे। लेकिन स्थिति देखिए कि कहते हैं पूत के पांव पालने में ही नजर आने लगते हैं। लोकसभा चुनाव में जो स्थिति देखने को मिली, और उसके बाद ऐसा लगा कि झारखंड में जो है सो एक नए राजनीतिक दल के रूप में जेबीकेएसएस, जिसको कि एक सप्ताह पहले मान्यता मिली है जेएलकेएम के द्वारा निर्वाचन आयोग से, वो एक अलग जो है सो राजनीतिक दल के रूप में उभार लेगा, झारखंड की राजनीति में आएगा। और जिन मुद्दों को लेकर के ये पार्टी चल रही थी, ये संगठन चल रहा था, उससे भी यही जाहिर हो रहा था कि ये संगठन कहीं ना कहीं जो है सो झारखंडी अस्मिता की बात कर रहा है, झारखंड के लोगों की बात कर रहा है। और ये अगर इसी मूल भावना के साथ आगे बढ़ता है, संविधान की जो मूल भावना है, जिसकी बातें लगातार जयराम महतो करते थे कि वो संविधान की मूल भावना में जो अधिकार मिले हैं वो अधिकार सबों को दिलाएंगे, लेकिन जब पार्टी के अंदर ही संविधान की मूल भावना का ख्याल नहीं रखा जाता हो, पार्टी के अंदर के ही नेता ये कहते हो कि जेएलकेएम में या जेबीकेएसएस में अब लोकतंत्र नहीं राजतंत्र हावी हो गया है, पार्टी के ही नेता अगर पत्र लिखते हो केंद्रीय अध्यक्ष को कि आपके बोलने के हाव भाव का जो है सो लोग विरोध कर रहे हैं, लोगों में ये जिस तरह से आप बातें करते हैं, जिस तरह से आप बात करते हैं, वो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। अगर पार्टी के ही बड़े नेता ये कहते हो कि उनको मंच पर जो है सो अध्यक्ष के साथ वाले जो भी लोग रहते हैं वो तरजीह नहीं देते हैं, जबकि वो पार्टी में वरीय पदाधिकारी हैं, तो अगर शुरुआती दिन में ही ये स्थिति बन रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि विधानसभा चुनाव के पहले ही जो एक सपने लेकर के जेएलकेएम जेबीकेएसएस चला था, उस कुनबे में बिखराव, टकराव, सारे कुछ नजर आने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, स्थिति ऐसी बन रही है कि पहले देवेंद्र नाथ महतो, फिर मनोज यादव, और अब केंद्रीय उपाध्यक्ष संजय मेहता ने भी पत्र लिखा है जयराम महतो को। मैं आपको उनका पत्र दिखाता हूं, पत्र में उन्होंने क्या लिखा है। और ये जो चीजें लिखी गई है, ये चीजें जो है वो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी नए संगठन के अंदर जो खामियां आती हैं उसकी ओर उजागर करता है। सेवा में अध्यक्ष झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ब्रैकेट में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी जेबीकेएसएस और जेएलकेएम विषय सुझाव देने के संदर्भ में, महोदय, संगठन की मजबूती एवं संगठन के प्रति सही अवधारणा आम जनमानस में निर्मित हो, इसके निम्न सुझाव देना चाहता हूं। उम्मीद है कि आप इन बिंदुओं पर विचार करेंगे। सबसे पहले हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समानता के दृष्टिकोण, बिरसा मुंडा के क्रांति का संदेश, विनोद बाबू से पढ़ो और लड़ो, शहीद शेख भिखारी से त्याग की भावना को आत्मसात करना होगा। वैचारिक प्रतिबद्धता की कमी संगठन के अंदर परिलक्षित हुई है, इसका हम सबको चिंतन करने की जरूरत है। मुझे मीडिया के माध्यम से एवं कार्यकर्ताओं से यह सूचना प्राप्त हुई है कि संगठन द्वारा विधानसभा चुनाव में संगठन से टिकट की दावेदारी के लिए 5100 रुपये की राशि देने के साथ आवेदन मांगा गया है। चूंकि हमारा संगठन गरीबों का संगठन है, मैं इस बात का पक्षधर हूं कि सभी के पास अवसर की समानता होनी चाहिए। यह संविधान की मूल भावना है। भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव के स्तर पर भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। इस आधार पर चुनाव आयोग की नामांकन के समय जमानत राशि आरक्षण वर्ग से कम लेती है। हम सिर्फ एक साधारण आवेदन पत्र कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं, लेकिन आपने सभी वर्गों के लिए 5100 की एक समान राशि आवेदन में रख दी है। यह न्यायोचित प्रतीत नहीं होती है। इस पर पुनर्विचार करने का सुझाव है।
क्योंकि आवेदन की प्रक्रिया ऑफलाइन है, सबको धनबाद जिले के तोपचांची आना पड़ रहा है। ऐसे में राज्य के दूर दराज के हिस्सों से आने वाले कार्यकर्ताओं को आवेदन खरीदने, आने जाने, रहने, खाने पीने में अतिरिक्त खर्चे होंगे। हमारे कार्यकर्ता गरीब हैं, उनके पास संसाधनों का अभाव है, वे बार बार इतना खर्च करने में सक्षम नहीं हैं। इस परेशानी को इस उदाहरण से ऐसे समझने की जरूरत है कि आप उत्तरी छोटा नागपुर से चुनाव लड़ना चाहते हो, लेकिन आपके नामांकन की प्रक्रिया को दुमका कर दिया जाए तो परेशानी होगी। राशि को निःशुल्क करने एवं आवेदन की उपलब्धता को सभी जिले में उपलब्ध कराने को लेकर आपसे पुनर्विचार करने का सुझाव है। आगे लिखा है कि बुद्धिजीवी वर्ग ने हमसे आपके भाषणों के कुछ सुधार पर आग्रह किया है। उनका कहना है कि हमेशा मारने काटने की बात करना सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अराजकता से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। उनका सुझाव है कि अपने भाषणों में विषयों, मुद्दों, जन समस्याओं, नीतियों को आप प्राथमिकता दें। हम क्या करना चाहते हैं, हमारे मुद्दे क्या हैं, हमारी विचारधारा क्या है, इसे आम जनमानस के बीच स्पष्ट करने की जरूरत है। फोन के माध्यम से एवं मिलकर संगठन की कई जमीनी साथियों ने अपनी नाराजगी मुझसे जाहिर की है। उन्होंने मुझसे कहा है कि पुराने क्रांतिकारी और मेहनती गरीब साथियों को संगठन में प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। मेरा सुझाव है कि पुराने क्रांतिकारी साथियों को, जिन्होंने संगठन की बुनियाद में अपना योगदान दिया है, उन्हें प्राथमिकता दी जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए। हम सब ने जमीनी स्तर से लड़ाई प्रारंभ की है। हमारी क्रांति की आवाज़ को आगे बढ़ाने में निचले तबके के लोगों ने अपना योगदान दिया है। गरीब, शोषित, पीड़ित लोगों ने हमारे संगठन को आगे बढ़ाया है। इस संगठन को हमें आम लोगों के प्रतिनिधित्व का संगठन बनाकर रखना होगा। इसके लिए जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ परस्पर संवाद स्थापित करना होगा। आगे ये भी लिखते हैं कि जमीनी और निचले स्तर के कार्यकर्ताओं ने यह शिकायत की है कि आपसे मिल नहीं पाते हैं एवं आपसे बात करना उनके लिए मुश्किल होता है। आपके पास आसपास रहने वाले लोग यह नहीं चाहते हैं कि अन्य लोगों का संवाद आपसे स्थापित हो। चूंकि राजनीति में संवाद करना, संवाद समझना जरूरी है, ऐसे मेरा सुझाव है कि अपने पहुंच को आप लचीला रखें, जिससे सामान्य कार्यकर्ता आपसे मुलाकात कर सकें, बात कर सकें। संगठन का अर्थ सामूहिकता होता है। मेरा अनुरोध है कि संगठन को वैचारिक तौर पर समृद्ध बनाने पर हम सब कार्य करें। संगठन को हम सब मिलकर विचार केंद्रित रखें। मुझसे कई बुद्धिजीवी साथी, शिक्षक, प्रोफेसर ने संगठन से जुड़ने की इच्छा जाहिर की है, लेकिन संगठन के व्यक्ति केंद्रित होने से संगठन में युवाओं द्वारा बुजुर्गों को सम्मान नहीं मिल पाने के कारण ये जुड़ नहीं पा रहे हैं। इस पहलू पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। संगठन के आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने का आग्रह है। अधिकांश जमीनी समर्पित कार्यकर्ताओं आपके समक्ष अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। उनकी इच्छा है कि संगठन का कोई निर्णय हो तो एक विचार विमर्श के साथ हो, निर्णय में उनके भी विचारों को समाहित किया जाए। अधिकांश कार्यकर्ताओं ने यह शिकायत की है कि निर्णयों को हमारे ऊपर थोप दिया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि निर्णय सामूहिक तौर पर लिया जाए। संगठन विस्तार के दौरान केंद्रीय कमेटी, जिला कमेटी, चयन प्रक्रिया, अपखंड विस्तार के कई पुराने एवं संघर्षशील साथियों का नाम छूट गया है। उन्हें सम्मान नहीं मिल पा रहा है। वरीय पुराने कार्यकर्ता को नीचे रख दिया गया। उन्हें संगठन में सम्मान के साथ स्थान देने की आवश्यकता मुझे महसूस होती है। साथ ही नाबालिग बच्चों को संगठन की गतिविधियों से दूर करने का आग्रह है। पुराने साथियों को अपने साथ पुनः जोड़ने का सुझाव है। कई मंचों पर, सभाओं में आपके आसपास रहने वाले निजी लोग जो संगठन से भी जुड़े हैं, वे संगठन के वरीय कार्यकर्ताओं, नेताओं का अनादर करते हैं। स्वयं मेरे साथ भी उन्होंने कई बार ऐसा किया है। इस संदर्भ में मैंने आपको सूचित किया भी था। वे भाषण देने से भी रोकते हैं। वे संगठन में किसी अन्य व्यक्ति के चेहरा बनने के पक्षधर नहीं दिखाई पड़ते हैं, जबकि राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग बहुत जरूरी है। हमें जाति, वर्ग, समूहों से लोगों को संगठन में प्रतिनिधित्व देना होगा और उन्हें नेतृत्वकर्ता बनाते हुए आगे बढ़ना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग से हमें नेतृत्वकर्ता तैयार करना होगा। हमें संगठन के अंदर अपना दिल बड़ा करना होगा। चूंकि हमारे बहुत सारे साथी चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं,
यह अच्छी बात है। वे संगठन से टिकट की आस में है। ऐसे में संगठन के कार्यकर्ता नेता हमेशा आपको प्रसन्न करना चाहते हैं, इस कारण ये बहुत सारी बातें आपसे साझा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में संगठन को आगे बढ़ाने को लेकर तार्किक तौर पर सोचने की जरूरत है। हमारे इस पूरे मिशन का मकसद झारखंड और झारखंड के लोगों का उत्थान है। ऐसे में हमें विचारों की मजबूती के साथ आपके साथ अपने वसूलों पर टिके रहना होगा, क्योंकि एक एक झारखंडी जानमानस ने हमें मदद किया है। यह संगठन हर एक झारखंडी का परिवार है। ऐसे में हमें आम जनमानस के सहयोग से खड़े इस संगठन की वित्तीय व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की जरूरत है। इसे पब्लिक डेमोन में रखने की जरूरत है ताकि जनता का विश्वास हमारे ऊपर बना रहे। हमारे टीम से देश विदेश से पढ़े लिखे नौजवान जुड़ने को तैयार हैं, कुछ जुड़ भी रहे हैं। संगठन के अभियान को भी असंचालित करने को तैयार है। उन्हें सम्मान नहीं मिल पा रहा है। ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं के बौद्धिक क्षमता का लाभ झारखंड को कैसे मिले, इस पर हम सबको सोचना होगा। आप किसी भी क्षेत्र में सभा करें तो उस क्षेत्र के सभी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ लेकर चलें। सभी को सूचित करें या कार्यकर्ताओं को सूचित करने को कहें। कोई व्यक्ति आपके पास जाता है, आप उसे सभा की तैयारी करने को कह देते हैं। इससे फील्ड पर कार्यकर्ताओं में मनमुटाव पैदा हो रहा है। आप किसी क्षेत्र में सामाजिक कार्यक्रम में जाते हैं तो उस क्षेत्र के कम से कम मुख्य कार्यकर्ताओं को सूचना जरूर दें। आपसे अनुरोध है कि आपके आसपास बौद्धिक एवं शिक्षित लोगों को रखें जो आपको बेहतर सलाह दे सकें। कुछ लोग आपके साथ हैं जो आपकी ही तरक्की नहीं चाहते हैं, जिस कारण कार्यकर्ताओं में असंतोष पनपा है। उपरोक्त सुझावों को सकारात्मक तौर पर लेने का आग्रह है। आप आत्मचिंतन करेंगे तो आपको सभी बिंदु सही प्रतीत होंगे। झारखंड और झारखंडियत को बचाने के लिए संकल्पित हूं। चुनाव से पूर्व इन सभी बिंदुओं पर गंभीरता से संज्ञान लेने का सुझाव है ताकि हम सब आम झारखंडी जनमानस के सपनों को साकार कर सकें। 100 धन्यवाद। संजय मेहता, केंद्रीय उपाध्यक्ष। ये जो है सो पत्र लिखा है संजय मेहता ने 15/8/2028 यानी 2024 स्वतंत्रता दिवस के दिन ये पत्र लिखा है। और आपने सुना कि पत्र में साफ तौर पर जो आंतरिक पीड़ा होती है एक संगठन में जो पदाधिकारी होते हैं, जब उनको लगता है कि संगठन लोकतंत्र की बजाय राजतंत्र में हावी हो रहा है और जो चीजें नेताओं के अंदर बाद में पनपती है, अगर वो चीजें पहले से ही पनप जाए, अगर चंगू मंगू की चपेट में अभी से जयराम महतो आना शुरू कर देंगे, जाहिर है कि ऐसे में जो संगठन से उनके पुराने साथी जुड़े हुए हैं। यहां तक मुझे जानकारी मिली है कि जब संजय मेहता ने इस तरह के पत्र लिखे थे तो जयराम महतो ने पत्र पढ़ने के बाद कहा था कि 500 वोट भी लाने के लायक नहीं था, मेरे कारण से उतना वोट आ गया। अगर ये अहम अभी से जयराम बाबू आपके अंदर घुस रही है तो ये भविष्य की राजनीति के लिए उचित नहीं है। आपने जिन मुद्दों को लेकर राजनीति शुरू की थी, उन मुद्दों की वजह से आपको जनता ने स्थान दिया है। आपके अहम के लिए आपके द्वारा जिस तरह से जो शब्दों का प्रयोग किया जाता, उस शब्द को सुनने के लिए जनता ने आपको मैंडेट नहीं दिया था। जनता ने लोकसभा चुनाव में आपको 8.5 लाख से ज्यादा वोट नहीं दिया था। जाहिर है कि इस स्थिति में चाहे वो देवेंद्र नाथ महतो हों, जिन्होंने खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जब वो दिल्ली से इलाज कराकर लौटे तो खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और अपने भड़ास निकाले थे। उस दिन संजय मेहता भी वहां पर बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उन्होंने वैसा कुछ नहीं कहा था। लेकिन जो उनका पत्र है वो पत्र उनसे भी तीखा है। सुझाव के माध्यम से ही भले संजय मेहता दे रहे हों, लेकिन कई ऐसी बातों का जिक्र इसमें किया है जो किसी भी संगठन के लिए अच्छा प्रतीत नहीं होता है, किसी भी संगठन की तरक्की में बाधक हो सकता है। अगर संजय मेहता जैसे लोगों को, देवेंद्र नाथ महतो जैसे लोगों को, मनोज यादव जैसे जो कार्यकर्ता उनके हैं, जयराम महतो के साथी है शुरुआती दिनों के, अगर उनको भी तरजीह पार्टी में अभी से नहीं दी जाएगी और नए नए लोग जो पार्टी में शामिल हो रहे हैं और कैसे कैसे लोग शामिल हो रहे हैं ये भी अब देखने की वाली बात है। गोमिया में जो लोग शामिल हुए हैं आप उसके बारे में भी लोग जानते हैं, चाहे वो गुना महतो हो, कोई पांडे जी ज्वाइन किए हैं वो हों, उनका क्या काम है, वो क्या करते हैं, किस उम्मीद के साथ उन्होंने गुना महतो ने भाजपा को छोड़ा था। जाहिर तौर पर है भाजपा से वहां पर टिकट मिलना नहीं था, वो आजसू की सीट है, गठबंधन होगा तो आजसू के खाते में जाएगा गोमिया की सीट। तो गुना महतो पाला बदल के यहां आ गए और यहां आने के बाद किस रूप में आए होंगे सभी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर अर्थव्यवस्था पर पार्टी के जो
कोष पर ही सवाल अगर केंद्रीय उपाध्यक्ष उठाते हैं, कोष पर ही सवाल अगर दो दो केंद्रीय उपाध्यक्ष उठा रहे हैं, मनोज यादव उठा रहे हैं, संजय मेहता उठा रहे हैं, देवेंद्र नाथ महतो उठा रहे हैं, तो जाहिर है कि भले ही जयराम महतो बोल रहे हो कि बोलिए हम दिखा देते कहां कहां से मेरे पास फंड आया है, तो आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? इन सारे विषयों के बीच में अगर 100 बात की एक बात अगर आप सोचेंगे तो भरभरा रहा है। अगर यही स्थिति रहेगा तो जो संगठन अभी अपने जड़ को पूरी तरह से झारखंड में मजबूत नहीं कर पाया है, जिस संगठन को पार्टी का सिंबल तो नहीं मिला है, अगर रजिस्ट्रेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन के बाद जो संगठन तैयार किया जाएगा उससे पहले ही अगर सवाल के घेरे में संगठन आना शुरू हो जाता है, जाहिर तौर पर है जो जाइंट रूपी संगठन पहले से काबिज हैं झारखंड की राजनीति में, उसके सामने ये संगठन लाख कुछ कर ले, 1-2 सीटें आना कोई बड़ी बात नहीं है, 1-2 सीटें आ सकती हैं, लेकिन जो सोच के साथ ये संगठन आगे बढ़ा था उस सोच पे पलीता लग सकता है। देखना दिलचस्प ये होगा कि केंद्रीय उपाध्यक्ष के पत्र के बाद अब जयराम महतो इस पर कितना अमल कर पाते हैं या नहीं। तो जो बातें उन्होंने कही है, अगर वो बातें पर उस बातों पर वो कुछ अमल नहीं करते हैं और अपने ही धारा के हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं, जो आरोप उनके ऊपर लग रहा है कि राजतंत्र चला रहे हैं, तो जाहिर तौर पर ये किसी भी हालत में स्वीकारोक्ति जनता के बीच में नहीं मिल सकती है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।